लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो स्टाइलिंग टैग्स के बारे में डिस्कस किया था उसी का अगला पार्ट है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में CSS को लिखने का एक तरीका डिस्कस किया था। हम लोग ने अपना इस तरह का एक पेज बनाया था और कुछ बेसिक CSS टैग्स समझे थे, कुछ बेसिक CSS प्रॉपर्टीज़ को समझा था। ठीक है, बेसिक CSS प्रॉपर्टीज़ में जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग ने div पे अप्लाई की थी या कुछ अलग एलिमेंट्स पे अप्लाई की थी वो हम लोग ने डिस्कस की थी। ठीक है, इसमें मेनली हमने अपने जो सबसे पहला div है उसमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी, जिसमें हम लोग ने हाइट, पैडिंग, विड्थ, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, फ्लोटिंग div का, div के अंदर के टेक्स्ट को अलाइन करना, ठीक है, जस्टिफाई करना, सेंटर अलाइन करना, लेफ़्ट अलाइन करना, राइट अलाइन करना, अपने फॉन्ट को कलर देना, फॉन्ट का साइज़ बदलना, फैमिली बदलना, ये सब डिस्कस किया था। और हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट वाला मेथड देखा था CSS को लिखने का। ठीक है, ये मेथड जो है एक एट्रीब्यूट वाला मेथड है, यानी कि हम स्टाइल को एज आ एट्रीब्यूट या उस लाइन में लिख के दे रहे हैं। ठीक है, ये सब हम अपने रेफरेंस के लिए बोल रहे हैं ताकि हमको याद रहे कि हम इस तरह से इनलाइन CSS लिखते हैं। ठीक है, अगला पार्ट है हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग CSS, या कह सकते हैं अदर मेथड्स ऑफ राइटिंग CSS। ठीक है, और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर अदर मेथड्स हैं तो बेस्ट मेथड ऑफ राइटिंग CSS क्या है। ठीक है, और वो बेस्ट क्यों है, और ये इसका SEO के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि हम लोग का ये वीडियो ऑन पेज SEO या ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट है, तो इसका SEO के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे पहला पार्ट कि मान लीजिए कि नीचे एक और div है, ये दो div ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे एक और div शुरू होता है। इस div का नाम मान लीजिए, इस div को हम सेम स्टाइल देना चाहते हैं जो हमने स्टाइल इस ऊपर वाले div को दी है, तो हम इसका क्या करेंगे, स्टाइल को कॉपी कर लेंगे और इस div के एट्रीब्यूट में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जब हमने इसको एट्रीब्यूट में ऐड किया तो कुछ इसको सही से लिख लेते हैं, तो ये ऐड हो गया। इसमें कुछ कंटेंट हम लिखते हैं, ये कंटेंट भी आ जाएगा। ठीक है, और अब ज़रा इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन अब कैसी दिखती है। सो आपने देखा कि उसी के जस्ट नीचे कंटिन्यू हो गया। ठीक है, और क्योंकि सेम पूरी स्टाइलिंग है। ठीक, अब क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे इसी पेज में, इस छोटे से कोड के अंदर ये जो टेक्स्ट है पर्टिकुलर, ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है आपका, ये 2 बार रिपीट हुआ है, सेम टेक्स्ट हुआ है। अगर मान लीजिए एक तीसरा div होता, ठीक है, जिसको सेम स्टाइलिंग दी होती, तो उसमें भी सेम पीस ऑफ कोड रिपीट होता। या मान लीजिए जैसे हमने ये क्विक इंक्वायरी वाले को कुछ स्टाइलिंग दी थी, ठीक है, जिसमें विड्थ 39%, हाइट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर, इस तरह से मान लीजिए सेम इस क्वालिटी का भी हमको सेम इस स्टाइलिंग का एक और div यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं, यहाँ पे हो सकता है फॉर्म नहीं होता, कुछ और होता, कोई इमेज होती या कोई भी कंटेंट होता, पर मेन चीज़ ये है सोचने वाली कि ये लाइन भी 2 बार रिपीट हो रही है, ये लाइन भी 2 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आप जो है इसको, हम इसको लोड करते हैं तो सेम चीज़। ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम वे कि हम इस टाइप की कोडिंग से बच सकें। हमें बार बार सेम चीज़ को रिपीट अगर करना है
तो हम लोग जो है ऐसा कुछ तरीका बनाएं कि हम इसको एक ही जगह पे लिख लें, ठीक है। और ये दोनों डिव्स, जिन दो डिव्स में उसको यूज़ किया गया, एक ये डिव और एक ये नीचे वाला डिव, ये दोनों उसको शेयर कर सकें। सेम इस कोड के साथ भी है कि क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट होने की वजह से क्या होता है, सेम पीस ऑफ कोड 2 बार लिखा जाता है। 2 बार लिखे जाने की वजह से हमारा पेज अननेसेसरीली हैवी होता है, उसका लोड टाइम बढ़ता है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। हमारा काम है एफिशिएंसी बढ़ाना, पेज लोड टाइम को कम करना, पेज स्पीड को फास्ट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कट करके हम अपने हेड में जाते हैं और हेड में जाके हम लोग एक, रिमेंबर हम मेथड्स ऑफ राइटिंग सीएसएस देख रहे हैं ना, तो हम एक सेकेंड मेथड पे काम करते हैं जिसका नाम है उस पेज के हेड में लिखना सीएसएस को, राइटिंग सीएसएस इन द हेड ऑफ एचटीएमएल पेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया, तो क्या ये सही है? चलिए लिख तो दिया, पर हमारे इस डिव को कैसे पता, जिस डिव से हमने उसे कट किया है, कि इसकी स्टाइल कहाँ है? क्योंकि अभी तो हम जब लोड करेंगे तो वो अपनी स्टाइल खो देगा, ठीक है। तो इसको हम एक और नया एट्रीब्यूट लगाते हैं इसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसका नाम है क्लास, ठीक है। यानी कि हम एक क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसका कुछ क्लास का नाम दे देते हैं। मान लो जैसे हमारा बैकग्राउंड में हमारे पास प्रिंटेड वो था, क्या कहते हैं, एक टेक्सचर था, ठीक है। तो कुछ ऐसा रख देते हैं कि प्रिंटेड, मान लो क्लास है प्रिंटेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा CSS है, ठीक है, इसको यहाँ से एक बार कट करते हैं और क्लास को डिफाइन करते हैं। क्लास को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखते हैं डॉट और क्लास का नाम, यानी कि प्रिंटेड, और करली ब्रैकेट्स ओपन, करली ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है। ऐसे पहले लिख लिया, फिर जो वो आपका कोड था वो आपने इसके बीच में पेस्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये क्लास आपकी डिफाइन हो गई। रिलोड करते हैं तो आपका वो कनेक्ट हो गया, वापस से ये पार्ट आपका कनेक्ट हो गया। अब हमें, हमारा काम था कोड को 2 बार लिखने से बचाना। रिमेंबर ये सिर्फ 2 बार नहीं हो सकता है, जितने बार हो सकता है कि पूरे पेज में ये 50 बार रिपीट हो रहा हो। तो इसी के लिए क्लास बनाई जाती है। क्लास बनाई जाती है, क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को बढ़ाने के लिए। जब कोड बार बार यूज़ होएगा, सेम पीस ऑफ कोड बार बार यूज़ होगा, तो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। वही हम लोग अननेसेसरली बार बार लिखते जाएंगे। तो एज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज प्रोफेशनल ऑप्टिमाइज़र आपको क्या करना होता है कि अगर आपके इस तरह से इनलाइन स्टाइलिंग लिखी होती है तो आप उसको क्लास में कन्वर्ट करके ऊपर लिखिए, क्योंकि बहुत सारे सर्च इंजन ऑडिटिंग टूल, सर्च इंजन क्रॉलर्स इनलाइन स्टाइलिंग को एक अब अनसपोर्टेड या कह सकते हैं ख़त्म हो चुका तरीका मानते हैं, जो अब यूज़ नहीं होता। इसलिए हम उसको हटा के वहाँ पे क्लास सिस्टम से काम करते हैं। यानी कि जो ये हमारा पार्ट था, इसमें से भी अब हम ये एट्रीब्यूट पूरा हटा सकते हैं और यहाँ पे क्लास लिख के हम सेम क्लास यानी प्रिंटेड लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि फिर देखते हैं कि क्या हमारा कोड काम कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं, दैट मीन्स कि हमारा कोड काम कर गया।
तो जो आपका मेन जिस कोड में आपको काम था वो कोड आपका नीचे चला गया। तो सेम मान लीजिए अब हम इसको करना चाहते, इसको हमें कहाँ से कट करना है, इस पार्ट से, कि इसका ऐसा पार्ट रह जाए डबल कोट्स के साथ। ठीक है, स्टाइल की जगह लिखना है क्लास, इसका नाम मान लीजिए हम फॉर्म एंट्री रख देते हैं या कुछ ऐसे FE मान लो, छोटा सा एक नाम, और सेम नाम हम इसका भी रख देते हैं। ठीक है, FE क्लास। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्लास यहाँ ख़त्म हो रही है, डेफिनेशन एक क्लास की, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन कर दी हैं, प्रॉपर्टीज़ को उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ दे दी हैं, और नेक्स्ट अब हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट FE, फिर से कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, एक बार एंटर कर लो और ये ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये क्या तरीका है, फिर से उसको क्लास को डिफाइन कर दिया गया, नीचे उसमें क्लास वो नहीं किया, एक जगह कहीं पे रह स्टाइल गया। रह गया लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको हम सही है क्लास FE। ठीक है, इससे हमारा क्या हुआ कि फिर से वापस से आ गया। तो ये तरीका, आप कई बार हम लोग को पुराने तरीकों से कोडिंग हुई वेबसाइट्स मिलती हैं, ये HTML4 का तरीका था। ठीक है, या कई वेबसाइट्स अभी भी आपको दिखेंगी जिसमें इस तरह से यूज़ हो रहा है। अगेन ये यूज़ करना गलत नहीं पर रिकमेंडेड नहीं, ये यूज़ करना सही है मगर रिकमेंडेड नहीं। रिकमेंडेड क्योंकि आप अपने अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पूरे पेज में एक इनलाइन स्टाइलिंग है, ठीक है, कई बार हम लोग लिख देते हैं, फिर भी अवॉइड करना चाहिए। सो ये एक तरीका है। तो एक ये तरीका हम लोग ने लिखा इसका। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक कंडीशन है कि, या पहले हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको पूरे, मान लीजिए जैसे हमने लिखा इनपुट, ठीक है, तो इनपुट में हमने कुछ कंडीशन दिखा दी कि बॉर्डर रेडियस, ठीक है, 10 पिक्सल, ठीक, और इसको लोड किया तो जो आपका इनपुट था, यानी इनपुट टेक्स्ट या इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ठीक है, तो आपने देखा सब कर्व में आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे एक रेडियस आ गया उनके पास। यहाँ पे क्या चीज़ हमने यूज़ की, CSS की एक प्रॉपर्टी, यहाँ पे ना हमने डॉट लिखा ना कुछ और, पर हमने सीधे इनपुट लिख दिया। अगर हम चाहते हैं कि मेरे जितने भी पैराग्राफ टैग्स आए उन सब का फॉन्ट साइज 18 पिक्सल हो जाए, ठीक है, तो उन सब का फॉन्ट साइज, जितने भी पैराग्राफ टैग्स यूज़ होंगे उनका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल हो गया होगा। 20 पहले से ही था, 18 हुआ है तो कुछ ज़्यादा चेंज समझ में नहीं आ रहा, बट भी देखना है कोई पैराग्राफ टैग है भी कि नहीं, है ही नहीं। मान लो कुछ इसमें से इंफॉर्मेशन हम पैराग्राफ टैग में दे देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पूरे पेज में जहाँ कहीं भी पैराग्राफ टैग होंगे उन सब का फॉन्ट साइज अपने आप 18 पिक्सल हो जाएगा। तो ये तरीका क्या है, ये सीधे सीधे टैग की CSS प्रॉपर्टी को चेंज करना या डिफाइन करना, ठीक है। मान लीजिए हमारे पूरे पेज में कहीं पे एंकर टैग है, मान लो ये एंकर में है हेलो, ahref इज इक्वल टू सम URL पे ये जा रहा है, ठीक है, अपने ही किसी वेबसाइट पे हम इसे रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो हम लोग जो है ए को कैसे लिखते हैं, ए कोलन होवर, यानी ए के ऊपर जब माउस होवर हो तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो जाए। हम लिख देते हैं कलर ग्रीन, ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज मान लीजिए 30 पिक्सल, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हम उसका चेंज कर देते हैं। तो अब इसको रिलोड करते हैं, जो हेलो है कलर ग्रीन हो जाएगा और फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। यूज़र को लगेगा कि अंडरलाइन कैसे हटाते हैं सर? अंडरलाइन हटाने के लिए तो इसमें मतलब ए का बाय डिफ़ॉल्ट कलर वैसे ब्लू होता है, इस केस में आपका ब्लैक है, सेव नहीं होता। ये पार्ट है कि ए लिंक है, कलर ग्रीन है, या मान लो ब्लू कर देते हैं या येलो कर देते हैं। विजिटेड है हो गया तो कलर ग्रीन हो जाए, होवर करने पे रेड हो जाए, एक्टिव है तो येलो हो जाए। डिस्कनेक्ट हो गया है। तो हम लोग ने ये प्रॉब्लम फिक्स कर लिया है। एक टैग, एक कोड जो है सही से क्लोज नहीं हुआ था। अब जो है हमने जैसे जो भी ये सेटिंग दिया, लिंक है, कलर ब्लैक या जो भी हम कलर देना चाहें, होवर करने पे रेड, एक्टिव पे येलो, विजिटेड पे कुछ और, यहाँ पे मान लो हम पिंक कर सकते हैं या इनके कोड दे सकते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के बहुत सारे आपको स्टाइल्स और सब कुछ मिलेगा। आप चाहो तो एक क्लास लगा के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो सीधे सीधे उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे ये अभी हम रन करें एक्टिव तो क्या होता है? ये मान लो हम उसी पेज पे हैं और लिंक भी उसी पेज का है, वो है एक्टिव, ओके, है ना। तो यहाँ पे आपने होवर किया, अब इस पे आ गया, अब ये विजिटेड की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। हम एक बार इस पे यहाँ पे तो ये अभी विजिटेड के उसमें आ रहा है, तो ये देख लिया जाएगा इसको भी। तो आपको जो है अलग अलग हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो URL के केस में कई बार वो चीज़ आ जाती है। प्रॉपर्टीज़ आप जो भी लिख रहे हैं तो वो हम लोग इस पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कई बार ये होता है कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है हमारे पास, या कुछ भी पार्ट है, मान लो एक पैराग्राफ है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कुछ हम लिख रहे हैं टेक्स्ट, दिस इज अ रैंडम टेक्स्ट, ठीक। तो जिस तरह से हमने क्लास डिफाइन की थी, हम इस पैराग्राफ को एक आईडी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इसका RT मान लो, रैंडम टेक्स्ट, हमने अपने मन से एक आईडी बना ली। आईडी क्या होती है कि उस पूरे पेज के ऊपर उस पार्ट की एक यूनिक पहचान है। ID = RT जो है वो सिर्फ इसी को ही मिल सकती है इस पैराग्राफ में, है ना। अगर हम 2-3 एलिमेंट को ID दे देंगे तो हमारा HTML पेज कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है।
तो आईडी एक ही को दे सकते हैं। क्लास हम रिपीट कर रहे थे, है ना। तो हमारे पास इनलाइन हमें मना है, मतलब यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है। आईडी हम यूज़ कर रहे हैं, तो आईडी को भी हम ऊपर CSS में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट टैग लिखा तो कुछ भी ना डॉट लगाया ना कुछ और सिंबल लगाया, सीधे लिख दिया। क्लास डिफाइन की तो डॉट लगा के डिफाइन कर दी, पर उसी की जगह आईडी डिफाइन करनी है तो ये हैश सिंबल लगा के आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे RT, ठीक है, इसको हम लोग ने रख दिया कि इसके केस में फॉन्ट साइज या फॉन्ट फैमिली कॉमिक सैंस MS होगा, ठीक है, ऐसा कुछ डिफाइन कर दिया हमने। और तो ये जो आपका रैंडम टेक्स्ट आया, इसकी फॉन्ट फैमिली अब कॉमिक सैंस MS है। ये यूनिक है अपने आप में, ठीक है। कई बार वन पेज डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। इस आईडी का बहुत यूज़ है। जावा स्क्रिप्ट में पूरा आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। इस आईडी को के पूरे कंटेंट को बदलना, ठीक है। उस आईडी जिस आईडी उसमें इस तरह से स्टेटमेंट लिखा जाता है कि किसी बटन के क्लिक पे उस आईडी के उस टैग का सारा कंटेंट चेंज कर दो जिसकी आईडी ये है, ऐसा करके उसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो और आईडी से आप कई बार नेविगेशन भी करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट वन पेज नेविगेशन पे होती है। वन पेज नेविगेशन में आप अलग अलग डिव को या अलग अलग सेक्शंस को आईडी दे देते हैं, और जब कोई ऊपर क्लिक होता है तो नीचे वो वाला एलिमेंट ओपन होता है। हम लोग एक वन पेज का एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग के पास एक ये वन पेज नेविगेशन टेम्पलेट है। इसमें जैसे आपने कहा अबाउट कोर्स, ठीक है, तो उसी सेक्शन एक कोई वो सेक्शन खुल गया जिसकी आईडी अबाउट कोर्स थी, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया तो वो सेक्शन खुल गया जिसकी आईडी इंट्रोडक्शन थी। तो एक बार अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे जैसे लिख रहा फ्रीबीज, ठीक है, तो एक ऐसा सेक्शन या इंट्रो, तो वो सेक्शन जिसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैश इंट्रो, ठीक है। ये अब इसका ज़रा हम यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट करने पे आपको उसका इधर राइट साइड में सेक्शन का पूरा इंस्पेक्शन आएगा उसके कोड का, ठीक है। तो सेक्शन की आईडी आप देख सकते हैं क्या लिखी हुई है, इंट्रो। तो क्लास समथिंग एल्स है बट आईडी इंट्रो है। तो उस पर क्लिक करने पे तो आईडी के अपने अलग अलग यूजेज हैं। तो कई बार हम आईडी के भी आपको भी मान लीजिए इसका टेक्स्ट हम लाल पीला कुछ करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट कलर या सिंपल कलर रेड कर दिया, तो सिर्फ उस आईडी के पार्ट पे होगा काम। उस पूरे एलिमेंट को कुछ और स्टाइलिंग मिली हुई है, उस पूरे डिव को कुछ और स्टाइलिंग मिली, पर हम उसके डिव के अंदर के एक पर्टिकुलर टैग को हम आईडी से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा CSS लिखने का दूसरा तरीका है। इसे आप इन पेज कह सकते हैं मेथड। इसमें आपने CSS इस पेज में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए हमारे पास एक और पेज हो, ठीक है, उस हमारी जो वेबसाइट होती है उसके जितने भी पेजेस होते हैं सब में सेम थीम सेम स्टाइलिंग होती है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और पेज बनाता हूँ, मान लीजिए ये अबाउट अस है या मान लीजिए स्टाइल का कुछ और मैंने पेज बनाया, मान लो ये मेरा सर्विसेज पेज था, ठीक है, services.html कुछ ऐसा पेज था। तो अभी तो ये क्योंकि सेम कॉपी कर दिया है तो ऐसा आ रहा है, ठीक है।
मान लीजिए इसका कंटेंट कुछ और होता है, यहाँ पे हमारा कंटेंट कुछ और होता है, अभी हमने ऐसा लिख दिया है, यहाँ पे हमारा कंटेंट कुछ सिंपल ऐसा कुछ ये कंटेंट होता है हमारा, वो सर्विसेज में सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन होता है और इसमें हमारा इसका डिस्क्रिप्शन होता है, अलग अलग पेजेस, अलग अलग फॉर्म, पूरा कंटेंट अलग। तो इस केस में या कोई भी आप वेबसाइट देखते हैं, जैसे आप वेबसाइट फ्रंट एंड पे देखते हैं जो भी, तो आप देखते हैं कि सब में जैसे ये मेन्यू है, ठीक है, मान लो हम आर्टिकल्स की बात करते हैं या हम कुछ भी बात करते हैं, इवन कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो आप देख रहे हैं कि सबकी थीमिंग सेम है ना, सब में स्टाइलिंग सेम है। तो पॉइंट ये है कि क्या इन सारे पेजेस में अलग अलग स्टाइल लिखी गई है, इस तरह से ही अलग अलग हर पेज में सेम स्टाइल को कॉपी किया गया है, ठीक है, क्या ये तरीका सही है? क्योंकि जब हमको सबको सेम थीम सेम स्टाइल पे रखना है तो हम बार बार सब में क्या हमें कॉपी करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है, जवाब है आपका नहीं। ये आपके स्टाइल डॉट HTML है, ये सर्विसेज डॉट HTML है, अलग अलग है। तो इसका टाइटल अलग हो सकता है, डिस्क्रिप्शन अलग हो सकता है, स्टाइल का टाइटल अलग है, ठीक है, सम डिफरेंट टाइटल, ठीक है। सर्विसेज का टाइटल में सर्विसेज के बारे में लिखा होगा, कुछ मान लो सर्विसेज, हम अभी एग्जैक्ट ना बता रहे, कुछ इस तरह करेंगे, तो फिर भी क्या ये चीज़ सेम रहेगी? नहीं। हम लोग क्या करते, अगर हमको अक्रॉस पेजेस इसको यूज़ कराना है तो हम लोग इसको यहाँ से पूरा कट कर लेते हैं, ठीक है, और कट करने के बाद अपने फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिस रूट में हम लोग की वेबसाइट है, कुछ ऐसा CSS नाम का, ये आपने कई वेबसाइट्स में फोल्डर में देखा होगा। इसके अंदर हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं, नई फाइल एक क्रिएट करते हैं, जिसमें वो पूरा कंटेंट वहाँ से लाके कॉपी कर देते हैं, ठीक है। इस फाइल को हम सेव करते हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ एज स्टाइल डॉट CSS, इसको हम लोग सेव करते हैं, ये लिखा। क्योंकि हम अपने सिस्टम को एफिशिएंट बना रहे हैं तो हम लोगों को ये सब समझना ज़रूरी है, जो भी हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने ये कर दिया। अब इसके बाद हम सर्विसेज के पार्ट में गए और जो हमने कट किया था ये भी हम हटा देते हैं टैग, और इसकी जगह एक नया टैग लिखते हैं, लिंक RL इज इक्वल टू, क्या है ये, एक स्टाइल शीट, ठीक है, और इसका href इज इक्वल टू क्या है, CSS में यानी पाथ, कि वो फाइल कहाँ पे है, तो जिस फोल्डर में हम हैं उसी फोल्डर में एक CSS नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर style.css नाम की ये फाइल है। ऐसा करने पे जो हम लोग का ये था पार्ट, इसमें बाकी चीज़ें तो आ गई पर इमेज चली गई, क्योंकि इमेज हमारी इस फोल्डर में थी, है ना, इमेज इस फोल्डर में थी। तो हम CSS को ओपन करते हैं, हमने एक इस तरह से CSS फाइल अपनी ओपन कर ली, इसमें लिखा है bg.png। तो जब हम लोग को एक फोल्डर आगे जाना था, ठीक है, यहाँ से, तो हम जिस फोल्डर में थे उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर था, उसका नाम हमने लिख दिया अपने यहाँ पे। अगर हमको एक ऊपर जाना होता है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ठीक?
एक फोल्डर ऊपर जाना था तो आपने एक बार फॉरवर्ड स्लैश लगाया, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, मान लीजिए एक फोल्डर ऊपर हमारी इमेज एक img नाम के फोल्डर में होती तो आप उसको इस तरह लिखते। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। रूल क्या है कि हम जिस फोल्डर में होते हैं, ठीक है, या ये फाइल है, ये फाइल जिस फोल्डर में है, हम उस फोल्डर से रेफरेंस लेते हैं कि वो इमेज कहाँ है। तो वो इमेज इस फोल्डर के एक फोल्डर ऊपर है, क्योंकि इस इमेज के एक फोल्डर अंदर कोई फोल्डर ही नहीं है ना। एक फोल्डर ऊपर यानी वो महेश में। ठीक है, या तो हम इसका पूरा पाथ दे दें, या हम सिंपल क्या करते हैं कि 2 डॉट और एक फॉरवर्ड स्लैश और इससे। तो अब जो है इसी तरह से हम इसको स्टाइल वाले को भी कट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी वही वाला कोड पूरा कॉपी कर देंगे। अभी जब हमने इसको कट किया तो स्टाइल वाला आपका सारे उसमें स्टाइलिंग चली गई, पर हम उसमें क्या पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी कोडिंग वापस से आ गई। तो ये एक और तरीका है स्टाइलिंग को लिखने का। ठीक है, इस केस में स्टाइलिंग हम लोगों के फोल्डर में होती है। ठीक, अब आते हैं एक और तरीका। मान लीजिए हमको किसी वेबसाइट में इसकी स्टाइलिंग कॉपी करनी है, जैसे एक या कोई और वेबसाइट का स्टाइल कॉपी करना है। ठीक है, जैसे अभी हम आगे बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो पूरा हम लोग देखेंगे उसको कि कैसे करना है। अभी मैं एक जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लीजिए हमको कोई एक्सटर्नल या मतलब हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं है, वो हमारी वेबसाइट के फोल्डर में नहीं है, पर किसी URL पे होस्टेड है ये CSS, उसको लिंक करना है। ठीक है, एक्सटर्नल वो भी कहलाती है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम उन CSS को कॉपी करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा ना बूटस्ट्रैप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा href ये कॉपी कर लिया आपने CSS का। ये CSS आपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब क्या होगा कि हमारी इसको छोड़ के हमारी एप्लीकेशन उस CSS से कनेक्ट हो जाएगी जो वहाँ पे है। ठीक है, हम चाहें तो दोनों को भी रख सकते हैं, एक साथ हम 2 CSS लिख सकते हैं। वो CSS भी है, तो जो हम लोग की क्लासेस हैं वो काम करती रहेंगी और बाकी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। देखते हैं एक मार्जिन आ गया। ठीक है, तो कुछ पार्ट जैसे ये फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट, तो ये जो है आपका उस वाली CSS का पार्ट आ रहा है। अब ये CSS ज़रा एक बार हम लोग देखते हैं कैसी दिख रही है। तो ये जो CSS है आपको दिख रही है, ये एक होस्टेड CSS है। ये एक आपका CDN यानी क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे होस्ट की हुई है। इस टाइप की CSS कंप्रेस्ड होती है, यानी मिनिफाइड होती है। ठीक है, मिनिफाइड CSS आपके आपको फोल्डर का लोड भी नहीं बढ़ाती है और एक ऐसे क्लाउड में सेव होती है। तो ये एक मिनिफाइड CSS है। ठीक है, आपने में देखा कि आपके CSS फाइल्स जो हैं वो अगर आपके सिस्टम के अंदर हैं तो इस तरह भी आप सेव कर सकते हैं, पर ये जितने भी KB की फाइल्स होंगी
ऑब्वियसली वो आपका फोल्डर का साइज बन जाएगा। पर आप कई बार इस तरह की मिनिफाइड CSS भी सीधे कनेक्ट कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन से, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन ऑब्वियसली इंटरनेट जब कनेक्टेड होगा तभी यूज़ होगी, है ना। और जब इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो ये ऑब्वियसली ये चल रहा होगा। पर ये याद रखना चाहिए कि जिस एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग CSS उठा रहे हैं उसका अप टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कोई ट्रस्टवर्दी सोर्स होना चाहिए। पता चला कोई ऐसी वेबसाइट से हमने उठा लिया जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है चल ही नहीं रही है, वो आपकी स्टाइल ही नहीं लोड होगी, ठीक है। इस तरह से एक फ़ायदा ये भी होता है कि कंप्रेस्ड है इसलिए इसका लोड टाइम भी कम होता है, पर ये हमको समझ में नहीं आती है कि ये क्या लिखा हुआ है सब। तो अगर इसका हम ये पार्ट हटा दें यहाँ पे, तो आपको उसी CSS का एक अनकम्प्रेस्ड वर्जन या फुल वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपके लिए पूरा काम करके दिया गया है, आपको लिख दिया गया पहले से। अब आप बस आपको ये सब क्लासेस जो हैं वो सीधे सीधे यूज़ कर लेनी है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग बूटस्ट्रैप के पार्ट में आएंगे। पर इस तरह से एक्सटर्नल CSS हम लोग एक्सटर्नल सीधे URL से भी लगा, हम इवन ये URL भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर ये URL उस URL से थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि ये कंप्रेस नहीं है। तो कई बार बहुत सारे और SEO ऑडिट टूल्स जो होते हैं या क्रॉलर्स होते हैं वो ये भी देखते हैं कि जो हम लोग CSS यूज़ कर रहे हैं कहीं उसमें अननेसेसरी स्पेस तो नहीं है। कंप्रेस्ड होने से वो अननेसेसरी स्पेस कम हो जाता है। आप अगर ध्यान से देखें तो आप अपनी इस CSS को भी, जैसे अभी ये आपकी पूरी यहाँ से कुछ 23 लाइंस में है, आप इसको पूरी की पूरी CSS एक लाइन में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, और फिर भी ये सही रहेगी। बट उस तरह से आपको थोड़ा सा इसको एडिट करना, मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार एडिट हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से उसको लिख सकते हैं, है ना। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, मगर ये गलत तरीका नहीं है इस CSS को लिखने का। पूरी की पूरी CSS आप एक लाइन में लिख सकते हैं। आपको CSS में अगर कहीं पे कमेंट्स लिखने होते हैं, ठीक है, जैसे हम HTML में कमेंट, ये आप यहाँ से आ रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो भी हमें यहाँ पे कमेंट लिखना है वो हम यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हैं। कई लैंग्वेजेस में इस तरह से कमेंट दिया जाता है और हम यहाँ पे इस तरह से कमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है CSS का। आप इवन इसको फिर से इसको भी पूरा एक लाइन में लिख सकते हैं। अननेसेसरी लाइंस आप हटा सकते हैं, पर अगेन स्टार्टिंग में ऐसा ना करें। जब आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए सिंटैक्स के ऊपर तब आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में देखा कि SEO के हिसाब से क्यों इस तरह से CSS लिखना फ़ायदेमंद होता है, कितने मेथड होते हैं CSS लिखने के, और बेस्ट मेथड कौन सा होता है। CSS प्रॉपर्टीज़ के लिए और ज़्यादा समझने के लिए हम लोग के पास बहुत सारी वेबसाइट है, लाइक W3 Schools है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वहाँ से आपको डिटेल में पूरी CSS प्रॉपर्टी मिल जाती है। आप ग्रुप के हिसाब से CSS पढ़िए। ग्रुप का मीनिंग है, जैसे आप अगर फॉन्ट पढ़ रहे हैं तो सारी फॉन्ट्स को लेके पढ़ डालिए, तो आपको इस तरह से याद करना इजी हो जाएगा। आप बैकग्राउंड रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो सारी बैकग्राउंड की पढ़ डालिए, ठीक है। आप मान लीजिए लेआउट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो लेआउट में आप विथ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग वो सब पढ़ डालिए। इस तरह से ग्रुप्स बनाइए तो आपको याद रखने में आसानी होगी। लिंक करना, होवर करना, एक्टिव, विजिटेड, ये आपने ए पे किया है, होवर आपका किसी पे भी वर्क करता है, ठीक है। आप
कोई इमेज पे होवर कर सकते हैं। आप चाहेंगे किसी इमेज के ऊपर होवर हो तो उसकी ओपेसिटी कम हो जाए, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी अगर हमने 0.8 कर दी, ओपेसिटी 1 का मतलब था कि फुल्ली ओपेक, हमने ओपेसिटी थोड़ी कम कर दी, तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा कम हो गया। थोड़ा इसको और कम कर डालते हैं, तो वो टेक्स्ट ओपेक विजिबिलिटी है ना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई इस केस में। ठीक है, तो एक लेयर के पीछे दूसरी लेयर लगाना, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको आप जो है करके देखिए और अपने एंड से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कीजिए। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर दें, जो भी डाउट्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं।